अस्सलाम वालेकुम। तो पैथोमा से हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, हीमोस्टेसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो उसके अंदर जो है डिसऑर्डर ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो अब उसके अंदर ना डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो है ना वो दो टाइप की होती है, एक क्वालिटेटिव और उसके अलावा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटी यानी कि प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो गई है तो उसकी वजह से हीमोस्टेसिस के अंदर डिसऑर्डर हो रहे हैं, या फिर प्लेटलेट ठीक नहीं बन रही है। तो ये जो है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स वगैरह दोनों मिलते हैं हमें। अब देखें क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस बंदे को जो है प्राइमरी हीमोस्टेसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में ये आता है कि म्यूकोजल एंड स्किन ब्लीडिंग जो है ना, मतलब हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग दिखती है, सबक्यूटेनियसली बहुत ज़्यादा दिखेगी, या वैसे नाक से खून बह रहा है, मतलब जो एरियाज जहाँ पे म्यूकस लाइनिंग होती है वहाँ से भी खून वगैरह बहता है। तो ये है कि इसके सिम्टम्स के अंदर ना म्यूकोजल ब्लीडिंग आ जाती है, एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से खून बहना, ठीक है, मोस्ट कॉमन होती है। और हीमोप्टाइसिस यानी कि खांसते हुए खून का आ जाना, यानी कि जो ट्रेकिया ब्रोंकियल्स वगैरह की म्यूकोजल लाइनिंग होती है ना वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है। तो हीमोप्टाइसिस उसको कहते हैं कि खांसते हुए ट्रेकिया ब्रोंकियल्स की म्यूकोजल लाइनिंग से खून का खांसी के साथ बाहर आना। जीआई ब्लीडिंग हो गई, ये तो ईजी है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है। हेमेटोयूरिया यानी कि यूरिन में भी हमारा जो है खून आने लग जाते हैं। और एंड मेनोरेजिया कहते हैं हेवी मेंस्ट्रुएशन को, यानी बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन होती है तो उससे हम मेनोरेजिया कहते हैं। और जाहिर सी बातें हो कि जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो भी म्यूकोजा, मतलब म्यूकोजा ही होती है ना, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग जो है ना वो जब होती है, जब बहुत ज़्यादा सेवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा ना, तो तब होगी। अब इधर बताया हुआ है कि कुछ सिम्टम्स हमें दिखने को मिलते हैं स्किन ब्लीडिंग के अंदर, जैसे कि पेटिकाई, उसके अलावा परप्यूरा, इकाइमोसिस। अब ये चीज़ें क्या होती हैं ये हम समझते हैं। देखिए, जो हमारी स्किन होती है ना उनके नीचे कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे कि सबक्यूटेनियसली ना पर्पल पर्पल एरिया हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे डॉट्स डॉट्स होते हैं, कहीं कहीं पे पूरा एरिया पर्पल हो जाता है। तो वो बाहर से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मतलब स्किन के अंदर एक होता है कट लग जाना स्किन पे तो वहाँ से खून निकलने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर खून नहीं निकलता, लेकिन स्किन तो इंटैक्ट रहती है, लेकिन स्किन के अंदर वाला एरिया होता है ना वहाँ से खून निकल रहा होता है। तो चूंकि स्किन नहीं फटी है, मतलब स्किन जो है वो रप्चर नहीं हुई है, वहाँ पर कोई कट नहीं लगा हो, तो खून बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर तो फैल रहा है ना, तो सारे ऐसे फैल जाता है और ऐसे पर्पलिश एरिया हो जाता है। तो ये सारे टर्म्स ना उस पर्पलिश एरिया जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है ना, हमें जो हमारे स्किन से दिख रही होती है, उनके लिए यूज़ होते हैं। बस थोड़ा थोड़ा इनमें माइनर डिफरेंस होता है, तो माइनर डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें आप ज़रा, जो पेटिकाई होते हैं ना वो हमें स्किन के नीचे से डॉट्स डॉट्स मिलेंगे, ठीक है। इनका जो डायमीटर होता है ना वो थोड़ा होता है 1 to 2 मिलीमीटर, तो इसलिए डॉट्स डॉट्स की फॉर्म में मिलते हैं हमें। फिर परप्यूरा आ जाते हैं, परप्यूरा जो होते हैं ना वो 3 मिलीमीटर से उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, तो वो हमें थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं। और इकाइमोसिस जो है ना वो 1 सेंटीमीटर से उनका बड़ा डायमीटर होता है, तो वो थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं हमें, ठीक है। तो अब हम बस साइज़ की बुनियाद पर हम इन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। और उसके अलावा जो है ना ये जो है ये साइंस होती हैं कि इस बंदे के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ हुआ है। और ये जो है ना यूजुअली जो है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, यानी जब क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर प्लेटलेट कम है तो तब हमें ये सब देखने को मिलेगा, ये साइंस वगैरह, ठीक है। ये यहाँ पर देखें पिक्चर दी हुई है, ये देखें ये पेटिकाया वगैरह की दी हुई है। अब उसके बाद क्या है, ऊपर देखते हैं हम लोग कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है, सॉरी लेबॉर्ट्री स्टडीज़ के ना हमें क्या देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है प्लेटलेट काउंट जो है वो तो हमें कम ही मिलेगा, प्लेटलेट के कम होने की वजह से हुआ है। तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है ना वो 150 to 400,000 पर माइक्रोलीटर होता है, तो ये हमें 50,000 पर माइक्रोलीटर से कम मिलेगा, यानी 150 to 400,000 जो है ना वो नॉर्मल था, लेकिन ये 50,000 से भी कम हो गया। तो फिर अगर 50,000 से कम हो जाएगा तो हमें सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो प्लेटलेट काउंट ऑब्वियसली कम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो नॉर्मल 2 to 7 मिनट होता है, मतलब 2 से 7 मिनट के अंदर अगर हमें कहीं पर कोई चोट लगी और खून दे रहा है तो वो रुक जाएगा। लेकिन क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर में ये होता है क्योंकि प्लेटलेट कम है तो फिर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ब्लड स्मेयर यानी हम लोग ब्लड को जब देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो है ना वहाँ पर हम साइज और प्लेटलेट का नंबर वगैरह देख लेते हैं। फिर उसके बाद बोन मेरो बायोप्सी जो है ना उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, मेगा कैरियोसाइट। क्यों? क्योंकि देखें बोन मेरो जो है ना वो सारे ब्लड सेल्स वगैरह बनाता है, अगर जब प्लेटलेट सेल नहीं है, फ्रेगमेंट्स हैं, लेकिन ये भी बनते तो सेल से ही है ना बोन मेरो के, तो मेगा कैरियोसाइट बनाते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट अगर प्लेटलेट्स कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो उस केस के अंदर मेगा कैरियोसाइट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही प्लेटलेट कम है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। समझ गए आप? तो अब उसके बाद है नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, ITP। देखें, जब भी आ जाए इम्यून तो इम्यून के अंदर ये समझ जाएं कि भाई हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना वो काम ख़राब कर रहा है। तो अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिक का मतलब क्या होता है भाई,
प्लेटलेट्स कम है और परप्यूरा मतलब ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, अब उसका एरिया वगैरह आपको पता ही है। तो इसमें ये होता है कि ऑटो इम्यून हमारी बॉडी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, वो खुद से ही IgG प्रोड्यूस कर रहा है। किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्लेटलेट की एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और कौन सी वाली एंटीजेंस होती हैं? तो जो एंटीजेंस होती है ना वो होती हैं GP2B3A, ये वाली एंटीजेंस होती हैं। अब मैंने आपको बताया था इन एंटीजेंस के बारे में कि ये वो एंटीजेंस होती हैं जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन के अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है। एक होती है प्लेटलेट की एडहेशन और एक होती है प्लेटलेट की एग्रीगेशन। ये देखें यहाँ पर, ये है प्लेटलेट की एडहेशन, मतलब पहला प्लेटलेट आके लगेगा GP1B के जरिए, ये एडहेशन में हेल्प करती है। और फिर जो एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट के साथ लगता जाएगा, एग्रीगेशन होगी, वो GP2B3A जो है ना वो हेल्प करवाता है। तो यहाँ पर इस वाली के खिलाफ जो है ना IgG बनने लग जाती है, ठीक हो गया। तो ये इसके खिलाफ जो है बन जाएगी IgG बनेगी, ठीक है। अब बताया हुआ है कि चिल्ड्रन और एडल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये ऑटो जो एंटीबॉडीज़ है ना ये कहाँ बनती हैं? तो ये प्लाज्मा सेल बनाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनाना प्लाज्मा सेल का काम होता है और स्प्लीन के अंदर बनती हैं। अब ये स्प्लीन बताया हुआ है, तो स्प्लीन जो है ना देखें, अब ये स्प्लीन काम खराब कर रहा है, स्प्लीन बना रहा है ये ऑटो एंटीबॉडीज़। तो अगर हम लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह करना होगा तो हम जाहिर सी बात है स्प्लीन को भी रिमूव कर सकते हैं, तो स्प्लीनेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि ये एंटीबॉडीज़ जब स्प्लीन ने प्रोड्यूस की तो ये एंटीबॉडीज़ जाएंगी और जाकर प्लेटलेट्स पर बाइंड कर जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जब ये बाइंड कर जाएंगी तो लेबल दे देंगी उन प्लेटलेट्स को, या मतलब जाहिर सी बात है प्लेटलेट के एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी तो उनको ये लेबल दे देंगी। अब क्या होगा कि स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस जो हैं वो आएंगे और वो क्या कहेंगे कि इनगल्फ कर जाएंगे, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। अब बताया हुआ है कि ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट ये होता है कि अगर बच्चों में कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हुआ है, कोई इम्यूनाइजेशन वगैरह हुई हुई है, तो तब जो है ये मतलब सडनली एकदम से ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें दिखने को मिलता है और फिर काफ़ी सपोर्टिव थेरेपी के बाद ये ठीक भी हो जाता है। और क्रोनिक फॉर्म जो है ना वो हमें विमेन के अंदर देखने को मिलता है, जो चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर होती है ना उनके अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये क्रोनिक जो है ना, क्रोनिक मतलब देखें एक्यूट मतलब कि एकदम से और ख़त्म हो गया, और क्रोनिक मतलब कि लंबे टाइम से चल रहा है, ये लंबे टाइम से हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने डेवलप होने के अंदर और बहुत टाइम तक चल रहा है। तो क्रोनिक जो है ना वो दो टाइप हो सकता है, एक प्राइमरी हो सकता है और एक सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी जो होता है ना, मतलब प्राइमरी देखें कि खुद ब खुद क्रोनिकली हो गया, फीमेल डायग्नोस हो गई कि इससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है। अब भाई हमें काज नहीं पता चल रहा, तो प्राइमरी जो होता है ना वो इडियोपैथिक होता है, और सेकेंडरी जो होता है ना, सेकेंडरी ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी, सेकेंडरी नाम से ही पता चल रहा है कि वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस होता है, हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। तो अब इसकी डिटेल वगैरह मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन इसमें ये भी होता है कि जो है ना हमारी बॉडी में ब्लड सेल होता है ना, तो कोई भी ब्लड सेल के अगेंस्ट इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर हमारी बॉडी की किसी भी ब्लड सेल के अगेंस्ट जो है ना वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो RBC के खिलाफ भी हो सकती हैं, वो WBC के खिलाफ भी हो सकती है, वो प्लेटलेट के खिलाफ भी हो सकती है। तो जब प्लेटलेट के खिलाफ बनेगी SLE के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे कि दैट इज़ अ सेकेंडरी कॉज, ठीक है। अब ये है कि ये कम वक्त के लिए भी हो सकता है, ठीक है। जो है फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, अपने ऑफस्प्रिंग वगैरह को जो है उधर भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ऑब्वियसली बात है ना। देखें IgG बनी है, फीमेल प्रेग्नेंट है, चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा होती है ये, तो वो अपने प्लेसेंटा के थ्रू IgG जो है ना वो वाली IgG क्रॉस कर जाएगी ऑटो एंटीबॉडीज़ बेबी के अंदर भी, फीटस के अंदर भी। तो IgG जो एंटीबॉडी है ना ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, तो फिर मतलब ये भी हो सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है उसके अंदर भी कुछ टाइम के लिए हमें ये चीज़ देखने को मिले। फिर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर देखें हमें प्लेटलेट काउंट कम ही मिलेगा, सीधी सी बात है, हमने सारा पढ़ा ही यही था, ठीक है। तो हमें प्लेटलेट काउंट कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा? 50,000 से कम मिलेगा पर माइक्रोलीटर, और फिर नॉर्मल PT पर PTD टाइम, ठीक है। ये है असल में ये जो है ना ये है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसके अलावा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमें क्या होता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अब देखें ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, और ये असल में ना हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह, जो कि यहाँ पर तो सिर्फ प्लेटलेट अफेक्ट होती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि कोएगुलेशन फैक्टर्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना उन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो नॉर्मल ये होता है, ये चीज़ मैं आपको आगे चल के ठीक से समझाऊंगी, ठीक है। फिर मेगा कैरियोसाइट है, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये बढ़ जाएंगे क्योंकि बोन मेरो जाहिर है ज़्यादा काम करेगा, प्लेटलेट नहीं है तो ज़्यादा मेगा कैरियोसाइट वगैरह एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा प्लेटलेट बनाने की जरूरत होगी। और फिर इनिशियल ट्रीटमेंट जो है ना हम इसकी उसमें होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है ना वो IgG को सप्रेस कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और चिल्ड्रंस वगैरह जो है मतलब जल्दी से दे देते हैं वो रिस्पॉन्ड वगैरह, ये बस थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का बताया हुआ है। फिर उसके बाद है ना तो IVIG जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले IVIG क्या है? तो IVIG जो है ना इंट्रावेस्कुलर
इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ये हम लोग देते हैं और इससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। अब भाई कैसे प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा, तो इसमें ना हम लोग बहुत चालाकी चलते हैं। ये होता है कि देखें प्लेटलेट के ऊपर आकर और आईजीजी जो ऑटो एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस की थी, ठीक है, वो आकर प्लेटलेट पे लग गई और अब उसको स्प्लीन खा लेगा, ठीक है, यानी स्प्लीन के मैक्रोफेजेस खा लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आईजी को डाल देते हैं, ठीक है, तो ये ना एक बहरूपिया का काम करती है, ये स्प्लीन को पागल बनाती है, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस को, और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस इसको खा लेते हैं और जो प्लेटलेट के ऊपर जो लगी हुई थी आईजीजी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी ये जो है ना एक बहरूपिया का काम करती है और ये इंगल्फ हो जाती है और जो प्लेटलेट के ऊपर प्लेटलेट और प्लेटलेट के साथ साथ जो एंटीबॉडी थी वो दोनों के दोनों बच जाते हैं। तो एंटीबॉडी तो बची ही बची, लेकिन साथ साथ प्लेटलेट काउंट मतलब कम नहीं हुआ, तो ये होता है। अब उसके बाद क्या है कि इतना इफेक्ट जो होता है ना, वो जाहिर सी बात है हमने जितनी डाली है जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर प्लेटलेट के ऊपर लगी हुई आईजीजी को मैक्रोफेजेस खाएंगे, तो ये शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट होता है इसका। और अगर रिफ्रैक्टरी केसेज है ना, यानी वो केसेज जिनके अंदर ये काम नहीं करता, तो उनके अंदर फिर स्प्लीनेक्टोमी ही करनी पड़ती है, क्योंकि स्प्लीन ही उन एंटीबॉडीज़ को बना रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज़ को, और उसके अलावा स्प्लीन ही फिर इंगल्फ करवा रहा है, तो फिर ये होता है। अब उसके बाद क्या है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए माइक्रो एंजियो का मतलब ये होता है कि स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है, और पैथिक यानी उनमें पैथोलॉजी हो जाना। अब उनमें ऐसी क्या पैथोलॉजी होगी कि जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया यानी कि आरबीसी टूटने लग जाएंगे और आरबीसी टूटने की वजह से एनीमिया हो जाएगा। तो अब क्या होता है, देखें जो छोटी वेसल्स होती है ना, उनके अंदर ये होता है कि वहाँ पर ना क्लॉट थ्रोम्बस की या प्लेटलेट के ना एक छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं, वो बनने लग जाते हैं। अब वो बनेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो क्या करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अब जो ये होता है कि माइक्रोथ्रोम्बाई की फॉर्मेशन होने लग जाती है स्मॉल वेसल्स के अंदर, ठीक है, और इसकी वजह से जो है फिर होता क्या है, तो वो मैं थोड़ी कहानी आपको यहाँ समझाती हूँ। आप लोग ज़रा यहाँ देखें, ठीक है। ये हुआ ऐसे कि ये देखें, एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा बना के आपको दिखाती हूँ, वो दूसरी फिगर थी, वो मैंने कुछ और समझाना था वहाँ पर। ये देखें, ये हमारी ब्लड वेसल आ गई। अब यहाँ पे जैसे 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 ये क्लॉट बनेंगे ना, क्लॉट बनेंगे तो ये ब्लड के फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। अब ये आरबीसी जो होगा ना, वो इतना बड़ा है, समझें, अब उसको पास करना है यहाँ से, लेकिन जगह नहीं है, तो ये यहाँ से मुश्किल से गुजरेगा और फिर ना ये इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, मतलब गंदी सी शेप हो जाएगी, इसकी ख़राब सी शेप हो जाएगी, जिसको हम लोग है ना शिस्टोसाइट कहते हैं या हेलमेट सेल कहते हैं। तो ये होता है कि जो है ना इसके अंदर माइक्रोथ्रोम्बाई बनता है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर, और फिर आरबीसी वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाता, आरबीसी जब गुजरता है वहाँ से तो रप्चर हो जाता है, ठीक है, हीमोलाइसिस, तो रप्चर होने की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। और जो आरबीसी का शेप होता है ना, उसको हम शिस्टोसाइट कहते हैं। या आप यहाँ से फिगर में देखें, ये देखें, ये इस तरीके से जो है ना पॉइंटेड इसके एंड्स हो गए, तो ये शिस्टोसाइट है जिसको हम लोग हेलमेट सेल भी कहते हैं, ये हो जाता है। अब जो है ना माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया हम लोग समझ गए हैं कि क्या है। तो ये जो है ना, ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो ये जो है ना, ये हमें टीटीपी के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, ठीक है। ये इसी नाम को हम सारा टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करेंगे कि ये क्या होता है। और इसके अलावा हीमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब पहले थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। अब देखिए मैं इसको बताती हूँ कि ये क्या है। थ्रोम्बोटिक का मतलब ये है कि प्लेटलेट की वजह से, ठीक है, या थ्रोम्बस बन जाना, थ्रोम्बस की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिक यानी कि प्लेटलेट्स का कम हो जाना, थ्रोम्बस की बनने की वजह से प्लेटलेट्स का कम हो जाना, प्लेटलेट्स कम होंगी तो फिर ब्लीडिंग होगी तो उसको हम परफ्यूरा कहते हैं। तो प्लेटलेट्स की क्लॉट बन जाने की वजह से प्लेटलेट्स का कम होना और उसकी वजह से ब्लीडिंग होना, तो ये टीटीपी है। और उसके अलावा हीमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम यानी कि हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, तो जो हार्बिसीज वगैरह ब्लड है वो यूरिन के अंदर आएगा। यूरिमिक कहते हैं हम लोग जब ब्लड यूरिन के अंदर आता है, तो वो जब हीमोलाइसिस होगी तो ब्लड यूरिन के अंदर आएगा और फिर मतलब उसकी वजह से जो सिंड्रोम होगा उसे हम लोग कहेंगे HUS। अब टीटीपी की कहानी क्या होती है, टीटीपी की ना कहानी थोड़ी सी दिलचस्प होती है बहुत, वो मैं ना आपको यहाँ से समझाती हूँ पहले पूरी कहानी, फिर जो लिखा हुआ है सारा वही है। देखिए मैंने आपको ना स्टार्टिंग में समझाया था बिल्कुल मैंने ना आपको प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर समझाया था कि देखें जब कोई भी इंजरी हुई तो वहाँ पर पहले वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का आना ज़रूरी होता है। पहले वो फैक्टर आएगा, फिर उसके बाद फिर प्लेटलेट आके एडिशन होगी, फिर एडिशन के बाद प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी, डिफरेंट इनके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या होता है, देखें इसमें ना कहानी में एक ट्विस्ट है। जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है ना, वो जो है ना मतलब ऐसा होता है कि एक पॉलीमर की फॉर्म में हमें मिलता है, मतलब उसके ना बहुत सारे जो होते हैं ना मोनोमर्स होते हैं, ये लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसी लंबी चेन होगी। तो ये ना जब इसको मतलब ये है कि जब इसमें क्लॉटिंग करवानी है ना, हीमोस्टेसिस करवानी है, तो तब ना इसका सिर्फ एक मोनोमर टूटेगा यहाँ से, या मतलब
को ना फ्रेगमेंट्स के अंदर मोनोमर्स के अंदर टूटना पड़ेगा, ये पूरा मोनोमर्स में टूटेगा एक एक मोनोमर, और फिर एक मोनोमर आकर यहाँ पर लगेगा सब एंडोथेलियल कोलेजन फाइबर्स वगैरह जो एक्सपोज्ड हैं वहाँ पर, और फिर प्लेटलेट की एडेशन देन एग्रीगेशन होगी, ठीक है। अब ये टूटने के लिए ना लाजमी होता है एक एंजाइम, उस एंजाइम को हम कहते हैं एडम TS13 एंजाइम होता है। ये एंजाइम को तोड़ता है, ये टूटता है, फिर ये आके लगता है, उसके बाद सारा हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ना ये होता है कि जो है ये एंजाइम होता है ना ये डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ये एंजाइम एडम TS13 है ना, ये एंजाइम नहीं होगा तो ये क्लीव नहीं करेगा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को, उसके जो मल्टीमर्स हैं उनको स्मॉल मोनोमर्स में नहीं करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो है ना उसकी वजह से ये होगा कि जब जो हीमोस्टेसिस का टाइम आएगा तो पूरा का पूरा ये आके लग जाएगा। अब देखें एक के ऊपर बहुत जो प्लेटलेट्स लगी थी वो लग गई, फिर लग गई, फिर लग गई, तो बहुत सारी एबनॉर्मली प्लेटलेट जो है ना वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये ब्लड वेसल जो है इसका देखें डायमीटर कितना छोटा हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे लग जाएंगे। अब देखें क्लॉट बना है, थ्रोम्बस बना है, लेकिन एबनॉर्मल बना है, इसके अंदर प्लेटलेट भी लगी होंगी तो प्लेटलेट का काउंट भी कम हो गया, और फिर इसके अंदर से जब आरबीसी पास करेंगे तो रप्चर करेंगे तो एनीमिया भी हो गया, यानी परप्यूरा हो गया। प्लेटलेट्स का काउंट कम हुआ तो प्लेटलेट्स के काउंट कम होने की वजह से परप्यूरा हो गया, और फिर जब आरबीसी रप्चर करेंगे तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। तो ये सिंपल बस यही है कि एडम TS13 एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो है ना TTP हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ कुछ लिखी हुई हैं बातें, वो सेम टू सेम वही है कि प्लेटेड एडहेशन नहीं होती है, माइक्रोथ्रोम्बाई की फॉर्मेशन हो जाती है, और मल्टीमर की क्लीव ना होने की वजह से। फिर उसके बाद ये है, अच्छा देखें जब भी इस तरीके काम होते हैं ना तो इन कामों के अंदर हमेशा हमारे बॉडी ही काम खराब कर रही होती है। तो ये एंजाइम क्यों नहीं होगा, क्योंकि अक्वायर्ड ऑटो एंटीबॉडी होगी, जिसमें भी खुद की कोई एंटीबॉडी है वो इस एंजाइम को खत्म कर रही है, या जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन खैर ज़्यादातर ना एंटीबॉडी हमारी खुद की होती है, और उस वजह से ये एंजाइम जो है ये कम हो जाता है, और फिर TTP हमें हो जाता है, और अडल्ट फीमेल के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। HUS जो है उसके अंदर क्या होता है, इसकी कहानी ये है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। E. coli आएगा, इसका ये है 015H7 जो है ये आता है, डाइसेंट्री करवाता है, ठीक है। तो ये जो है ये आएगा, अब ये क्या करेगा, ये ना एक E. coli वेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे ना वो डैमेज हो जाएंगे। अब वो डैमेज होंगे तो प्लेटलेट आएंगे, तो प्लेटलेट आकर वहाँ पर क्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर एबनॉर्मली जो है वो इस वेरोटॉक्सिन की वजह से एबनॉर्मल क्लॉटिंग देखने को मिलती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स दोनों के अंदर तकरीबन एक जैसी होती हैं, ये स्किन और म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है, और इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया, ये तो अब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये होता है। फीवर इन केसेस में हो ही जाता है। अच्छा, रीनल इनसफिशिएंसी और CNS एबनॉर्मलिटी है ना, ये दोनों के अंदर होती है, लेकिन जो रीनल इनसफिशिएंसी है वो HUS के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए यूरेमिक सिंड्रोम है ना, तो रीनल इनसफिशिएंसी होगी ही होगी, और उसके अलावा जो है CNS एबनॉर्मलिटी जो है ना वो TTP के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो सीधी सी बात है कि प्लेटलेट्स जो है वो कम हो रही हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो होगा ही होगा, और प्लेटलेट्स कम होंगी तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एनी हाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हर जगह पर यही होगा। और नॉर्मल PTD टाइम जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन और उसके अलावा थ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है ये हमें नॉर्मल देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाहिर है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स पे जब असरअंदाज ही नहीं हो रहा, सारा मामला ही प्लेटलेट का है, तो ये तो नॉर्मल मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर उसके बाद एनीमिया होगा, इसका नाम ही माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया है, तो इसमें शिस्टोसाइट्स होते हैं, ये हमने देखा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। और मेगाकैरियोसाइट जो है बोन मेरो के अंदर, वो बोन मेरो बायोप्सी करवाएंगे तो मेगाकैरियोसाइट बड़े हुए होंगे, क्योंकि प्लेटलेट कम है, तो प्लेटलेट को कंपनसेट करने के लिए मेगाकैरियोसाइट बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएंगे, ताकि प्लेटलेट ज़्यादा बना सकें। अब ट्रीटमेंट में जो है ना प्लाज्मा फेरेसिस हम लोग करते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस हम लोग किसको कहते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना प्रोटीन को ब्लड से रिमूव करते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। अब प्रोटीन के ब्लड से रिमूव करने से ऐसा क्या होगा, देखिए जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, ये कंबाइन के लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स बताई हुई है, TTP की भी और HUS की भी। तो कंबाइन में ये ना TTP के लिए स्पेसिफिकली बताया हुआ है। TTP जो है, जो हमने पढ़ा था थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, उसके अंदर ना एंटीबॉडी होती है, ऑटो एंटीबॉडी होती है, जो कि अटैक करती है एडम TS13 एंजाइम के ऊपर, ठीक है। तो अगर वो एंटीबॉडी नहीं होगी तो हमारा जो एंजाइम है वो बच जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबॉडी नेचर वाइज तो प्रोटीन ही होती है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, तो हम लोग है ना प्लाज्मा फेरेसिस के अंदर उन एंटीबॉडीज़ को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से TTP की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। तो एडम जो हमारा
TS13 एंजाइम होता है ना, वो बच जाता है, तो उन एंटीबॉडीज़ की रिमूवल करते हैं बाय प्लाज्मा फेरेसिस। और फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं तो वो उनकी एंटीबॉडीज़ की जो डेवलपमेंट वगैरह है ना, ग्रोथ वगैरह है, उसको सप्रेस कर देता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलरली इन TTP। फिर उसके बाद ये जो दोनों थे ना, हमने पढ़े माइक्रो एंटीपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया, और उसके अलावा जो है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, हमने 2 पढ़े थे, ठीक है, ITP और उसके अलावा माइक्रो एंटीपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया। ये होते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यानी इसमें प्लेटलेट की क्वांटिटी कम होती है, और देखा भी हम लोगों ने कि कैसे कम होती है। अब क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर यहाँ पर बस थोड़े से लिखे हुए हैं, बस एक लाइन में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो है ना, जेनेटिकली जो GP1B डेफिशिएंसी हो जाती है। GP1B रिसेप्टर होता है, ये एंटीजन होती है, रिसेप्टर होता है जो कि मौजूद होता है प्लेटलेट के ऊपर, और प्लेटलेट एडहेशन के अंदर हेल्प करता है ये, ठीक है, एडहेशन। तो इसमें एडहेशन इम्पेयर होएगी। एडहेशन वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हमने ये पढ़ा था पहले वीडियो में, आपको याद होगा, एडहेशन में हेल्प करता है, तो एडहेशन इम्पेयर्ड होगी, ठीक है। तो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम के अंदर जो है GP1B डेफिशिएंसी होती है। ब्लड स्मेयर के अंदर हमें माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखने को मिलेगा और इनलार्ज प्लेटलेट दिखेंगे। लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ना, वो तो समझ आता है, लेकिन इनलार्ज प्लेटलेट क्यों दिखेंगे? अब प्लेटलेट जो है ना, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, जो है उनकी एडिशन नहीं हो रही है, तो फिर इस वजह से प्लेटलेट का काम नहीं हो रहा है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। अब अच्छा, अब जो है ना, लार्ज प्लेटलेट इसलिए होंगे क्यों? क्योंकि ना जो प्लेटलेट होंगे ना, प्लेटलेट की क्वांटिटी कम हो रही है, तो इमेच्योर प्लेटलेट्स जो है ना, वो जल्दी रिलीज होंगे और मतलब उसकी डेफिशिएंसी पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए फिर लार्ज प्लेटलेट देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद होता है ग्लेन्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया। तो ग्लेन्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया के अंदर ये एस्थेनिया हम लोग कहते हैं वीक हो जाना, और थ्रोम तो हम लोग समझ सकते हैं प्लेटलेट। तो ग्लेन्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है, ये दोनों जेनेटिक हैं, ठीक है। GP2B3A जो रिसेप्टर है, एंटीजन है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती, ठीक है। ये एग्रीगेशन नहीं करवाता, और ये हमने पढ़े हुए हैं इनके फंक्शन की, ये एग्रीगेशन में करती है, ये एडिशन में, तो जाहिर है जो डेफिशिएंट होगा वो अपना काम नहीं करवाएगा। फिर एस्पिरिन लिखा हुआ है कि एस्पिरिन जो है ना, वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। हमने पढ़ा था कि जो प्लेटलेट होती है ना, जब उनकी शेप चेंज होती है, तो ये होता है कि शेप चेंज होती है, तो शेप चेंज होने की वजह से ना, शेप चेंज होने के बाद उसके अंदर से रिलीज होती है ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2। तो ADP का काम ये था कि वो GP2B3A रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम ये होता है कि वो एग्रीगेशन करवाता है। तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ना, प्लेटलेट के अंदर कैसे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। तो एस्पिरिन क्या करती है? इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है इरिवर्सिबली, ये याद रखिएगा। इसको इनएक्टिव करती है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनता, और जिसकी वजह से फिर एग्रीगेशन नहीं होती। इसका काम होता है एग्रीगेशन करवाना। बस ये है कि याद रखें किस में क्या मसला होता है, और उसका काम याद होगा तो फिर वो अपना काम नहीं करवा पाएगा। तो सिंपल है सारा। फिर यूरीमिया के बारे में लिखा हुआ है। यूरीमिया हम डिस्कस कर चुके थे कि ब्लड जो है यूरिन में आएगा। इसके अंदर जो है ये भी प्लेटलेट के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, और एडिशन नहीं होगी, एग्रीगेशन नहीं होगी। अब ना मैं कुछ शॉर्ट एक आपको वो दे देती हूँ। देखें, मैंने ये दिखाया था आपको, पहले यहाँ से देखें, मैंने दिखाया था कि ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, ये GP1B रिसेप्टर है, ठीक है, ये एडहेशन करवा रहा है, ठीक है, एडहेशन, ये देखें एडहेशन हो रही है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के थ्रू, ठीक है, और साथ हो रही है। और ये जो है ना, ये एग्रीगेशन करवा रहे हैं। एग्रीगेशन में क्या है कि और बहुत सारी प्रोटीन्स है ना, वो आ रही हैं, तो एग्रीगेशन 2B3A करवा रहा है, ठीक है, हो गया। अब ये है कि GP1B जो है, अगर ये इसकी जेनेटिक डेफिशिएंसी है तो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होगा, और GP2B3A की अगर डेफिशिएंसी है ना जेनेटिकली, तो ग्लेन्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया होगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया, और इसी के साथ साथ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स हो गए हैं ख़त्म। फिर हम लोग सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।